Hello and welcome all of you in this video. Dear students, my name is Jasveer Singh, your social science teacher. Today we will discussing about the chapter first of history, the rise of nationalism in Europe in this video. So let's start. First of all, हम हिस्ट्री क्यों पढ़ते हैं? हिस्ट्री इसलिए पढ़ी जाती है क्योंकि हिस्ट्री में जो घटनाक्रम हुए हैं, जो ह्यूमैनिटी ने गलतियां की हैं, वो फिर से ना हो। एक कहावत है, हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। हिस्ट्री जो इतिहास है वो अपने आप को दोहराता है और कई बार ऐसी कंडीशंस क्रिएट होती हैं दुनिया में जो पहले हो चुकी होती हैं और वो फिर से होती हैं। लेकिन जो तरीके पहले अपना के ह्यूमैनिटी ने ओवरकम किया होता है, अगर हिस्ट्री को समझा है इंसानियत ने और अगर हम जुड़े रहें अपने पास्ट से, तो हम फिर से सेम मिस्टेक ना करें और उस सिचुएशन से ओवरकम हो सकते हैं। तो खैर, हमारा जो टॉपिक है नेशनलिज्म इन यूरोप, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं व्हाट इज़ नेशनलिज्म। नेशनलिज्म इज डिवोशन टू वंस नेशन, पैट्रियोटिज्म। नेशनलिज्म वो फीलिंग है जब हम अपने देश के प्रति भक्ति को शो करते हैं, देशभक्ति। हम अपने देश से जुड़े होते हैं, अपने देश को डिवोशन करते हैं, अपने देश की पूजा करते हैं। हमें प्राउड होता है अपने देश के ऊपर, हम उस देश के नागरिक होने पे गर्व फील करते हैं और बहुत अच्छा सोचते हैं अपने देश के प्रति। अगर हमारे देश का किसी से कोई युद्ध हो रहा है या इवन मैच हो रहा है, चाहे वो क्रिकेट मैच हो या फुटबॉल मैच हो, हम अपने देश की सपोर्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि हमारे देश की टीम जीते। तो वो नेशनलिज्म है, जहाँ पर हम अपने देश के खिलाफ सुनना पसंद नहीं करते और दूसरे देशों से जब हमारी तुलना होती है तो हम अपने आप को ग्रेट फील कराते हैं। तो वो फीलिंग नेशनलिज्म है। अब ये जो नेशनलिज्म है, इसके कारण मॉडर्न टाइम का जो वर्ल्ड है वो क्रिएट हुआ है। आज के टाइम में जो हम कंट्रीज़ देखते हैं, जैसे इंडिया जो है, इंडिया 1947 से पहले गुलाम था, लेकिन जब इंडिया में नेशनलिज्म की भावना जागी तो हमारे देश के जो लोग थे, जो महापुरुष थे और जो जो हमारे देश की जो फीमेल्स थी, उन्होंने अपने देश को फ्री कराने के लिए अपनी जानें तक न्यौछावर कर दी और एट द एंड अपने देश को फ्री करा लिया। वो जो उनके अंदर फीलिंग थी जिसके कारण वो ब्रिटिश एम्पायर से टकरा गए, जो उस वक्त वर्ल्ड का सबसे पावरफुल एम्पायर था, वो फीलिंग ही नेशनलिज्म थी। अब अगर इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन यूरोप के बारे में, तो ये आज के वक्त का जो आपकी स्क्रीन पे मैप नज़र आ रहा है, ये आज के समय का यूरोप है। तो इसे आप किसी बुक में या बड़े मैप पे जाके इसे डिटेल में देख सकते हैं। लेकिन 1850 से पहले यूरोप इस तरह का नहीं था, बल्कि 1815 से पहले यूरोप का मैप ये था। इसमें क्या था, आज के टाइम में यूरोप में डेमोक्रेटिक कंट्रीज़ हैं या रिपब्लिकन कंट्रीज़ हैं या मोनार्कियल डेमोक्रेसीज़ हैं। लेकिन 1850 से पहले जो यूरोप था वो एक टोटली किंगशिप थी, वहाँ पे मोनार्कियल लैंड था, जहाँ पर अलग अलग एम्पायर हुआ करते थे और अलग अलग एरियाज़ में अलग अलग राजाओं का राज हुआ करता था। और बाद में जब वहाँ पर नेशनलिज्म की फीलिंग जागी, लोगों में नेशनलिज्म आया, तब उन्होंने अपने उन टेरिटरीज़ को फ्री कराया, उनको यूनिफाई किया। जैसे इटालियन यूनिफिकेशन है या जर्मनी का यूनिफिकेशन है या ब्रिटेन का यूनिफिकेशन है, या जो ऑटोमन एम्पायर से अलग हुए बाल्कान नेशंस हैं, उनके अंदर जो नेशनलिस्ट फीलिंग्स हैं, उनके बारे में हम इस चैप्टर में स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो हम टॉपिक यहाँ पर देखते हैं वो है द फ्रेंच रेवोल्यूशन। 1789 में फ्रांस के अंदर एक रेवोल्यूशन होती है जो वहाँ के एग्जिस्टिंग किंग लुइस 16 के खिलाफ होती है। ये जो टॉपिक है आपने अपनी प्रीवियस क्लास 9th में हिस्ट्री के अंदर ये डिटेल में पढ़ा है। तो हम यहाँ पर फ्रेंच रेवोल्यूशन को ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है उसका जो यूरोप के अंदर जो नेशनलिज्म का प्रसार है, उसके अंदर जो रोल रहा है, जो इम्पोर्टेंस रही है फ्रेंच रेवोल्यूशन की, वो हम इस लेक्चर में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या है? फ्रेंच रेवोल्यूशन को फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप कहा गया है कि अगर यूरोप में सबसे पहले नेशनलिज्म कहीं देखने को मिला तो वो फ्रांस के अंदर 1789 में देखने को मिला, जब फ्रांस में ये रेवोल्यूशन हुई। इसके बारे में 9th में आपने डिटेल में पढ़ा है, तो आपको काफ़ी कुछ नॉलेज है इसके बारे में। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रांस में लुइस 16 के खिलाफ रेवोल्यूशन होती है और वो सक्सेसफुल भी होती है। वहाँ के लोग डिमांड करते हैं अबोलिशन ऑफ मोनार्की सिस्टम, कि राजतंत्र ख़त्म हो जाए, एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ डेमोक्रेसी,
कि डेमोक्रेसी हो। पहले क्या होता था, हीगल जैसे कुछ विचारक हुए हैं जो कहते थे कि जो राजा है वो धरती पे भगवान का रूप है, और राजा के खिलाफ सोचना भगवान के खिलाफ सोचना है, कि अगर आप घर पे राजा के खिलाफ सोच भी रहे हो तो आपको पाप लगेगा और नर्क में जगह मिलेगी। लेकिन फिर थॉमस हॉब्स हुए, जॉन लॉक हुए, या जीन जैक्स रूसो हुए, जिन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी दी। ये उसी वक्त हुए थे, फ्रेंच रेवोल्यूशन से जस्ट पहले। और उन्होंने सोशल कॉन्ट्रैक्ट थ्योरी में बताया कि राजा भगवान का रूप नहीं है, बल्कि राजा को पब्लिक ने डिप्लॉय किया है अपनी सिक्योरिटी के लिए, और बदले में जो जनता है वो राजा को टैक्स देती है। और फिर जो राजा पब्लिक ने चुना था, आगे उसकी पीढ़ियों में जो लोग हैं वो राजा के बाद उसका काम संभालने लगे। राजा के बाद उसका बेटा राजा, फिर उसके बाद उसका बेटा राजा, और हायरार्चिकल सिस्टम में ये सिस्टम चलता रहा। और अगर राजा, जो आज का एग्जिस्टिंग राजा है, अगर वो अपनी ड्यूटीज़ प्रॉपर नहीं निभाता, पब्लिक की वेलफेयर के काम नहीं करता है, उनकी सिक्योरिटी नहीं करता, तो वो कॉन्ट्रैक्ट तोड़ रहा है, और फिर पब्लिक जो है उस राजा को हटा सकती है। और इसी थ्योरी के आधार को मान के फ्रांस में नेशनलिज्म का प्रसार हुआ। फ्रांस की जनता लुई 16 से पहले ही परेशान थी, तो उनमें नेशनलिज्म की फीलिंग हुई कि फ्रांस एक महान देश है और वो एक ऐसे राजा के अंडर नहीं हो सकता जो पब्लिक के वेलफेयर के काम नहीं करता या पब्लिक का को एक्सप्लॉयट करता है। तो वहाँ के लोगों ने लुई 16 के खिलाफ रेवोल्यूशन की 1789 में, और उसे हटा दिया। अब उसके बाद क्या होता है, उसके बाद क्या हुआ कि कुछ स्टेप्स लिए गए फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद। फॉर्मेशन ऑफ, पहले तो हाँ जी, फॉर्मेशन ऑफ नेशनल असेंबली, एक नेशनल असेंबली बनाएगी जो पूरे देश के लिए कानून बनाएगी। अब ये नेशनल असेंबली लुई 16 के होते हुए ही बन गई थी जब रेवोल्यूशन शुरू हो रही थी। उसके बाद फ्रेंच को वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया, जो फ्रेंच लैंग्वेज है। देखिए फ्रांस की में फ्रेंच लैंग्वेज पहले ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं थी, ये रेवोल्यूशन के जस्ट बाद बनाई गई। कंस्ट्रक्शन ऑफ यूनिफॉर्म लॉज, यूनिफॉर्म लॉज का मतलब है कि जो कानून है वो सबके लिए समान हो, यानी कि इक्वालिटी बिफोर लॉ को एस्टाब्लिश किया गया पहली बार फ्रांस में। यानी कि जो कानून है वो रिच पुअर देख के या मेल फीमेल देख के नहीं लिए जाएंगे, बल्कि सभी के लिए कानून बराबर होंगे, जो पहले नहीं होते थे। अबोलिशन ऑफ इंटरनल कस्टम एंड ड्यूटी, कस्टम और ड्यूटी का मतलब होता है टैक्सेस, जो सरकारें पब्लिक से अलग अलग तरह के टैक्स लेती हैं, तो उनको ख़त्म कर दिया गया। आपने 9th क्लास में पढ़ा है कि गरीब लोगों से, जो सेकंड और थर्ड स्टेट के लोग थे, थर्ड स्टेट के लोग, उनको सारे टैक्स देने होते थे, जबकि उनके पास रिसोर्सेज में कोई राइट नहीं था। तो ये जो टैक्स हैं ये ख़त्म कर दिए गए, और अब ज़्यादा इनकम वाले के ऊपर टैक्स लगाया गया, पहले कम इनकम वाले पे था। अब फ्रेंच रेवोल्यूशन जो है उसके बाद क्या होता है कि जब फ्रेंच रेवोल्यूशन हो चुकी होती है तो स्कूल कॉलेज में जो यंग पीपल होते हैं, यंग लोग थे, जो पढ़ने वाले स्टूडेंट थे, उन्होंने जैकोबिन क्लब बनाए। अब ये जैकोबिन क्लब के लोग क्या करते थे, ये जो आइडियोलॉजी है, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन की आइडियोलॉजी थी, फ्रीडम थी, इक्वालिटी थी, फ्रेटर्निटी थी, उसको इन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया। उसके बाद जो फ्रेंच आर्मीज़ थी, जो फ्रांस की सेनाएं थी, अब जो रेवोल्यूशन के बाद का फ्रांस था, वहाँ पर रिपब्लिकन सरकार बनाई गई और वहाँ पे प्रेसिडेंट को इलेक्ट किया गया, पब्लिक ने वोट डाल के अपने लीडर को चुना। अब उसकी जो सेनाएं थी, अब नए फ्रांस की जो सेनाएं थी, उन्होंने नेशनलिज्म के आइडिया को दूसरे एरियाज़ में फैलाया, उनकी ड्यूटी लगा दी गई। उन्होंने उन एरियाज़ में जाके अटैक किए राजाओं पे, जहाँ के राजा लुई 16 की तरह ही अपनी पब्लिक को परेशान करते थे, और उन एरियाज़ में अटैक करके एक तारणहार की भूमिका निभाते हुए फ्रांस की आर्मीज़ ने वहाँ के लोगों को उन अत्याचारी राजाओं के चंगुल से मुक्त कराया और वहाँ पर नेशनलिज्म का प्रसार किया। अब फिर क्या होता है, उसके बाद रॉबस्पेयर की सरकार बनती है फ्रांस में, जैसे कि आपने 9th क्लास में पढ़ा ही है बुक्स में। और रॉबस्पेयर जो है वो अपने विरोधियों को जान से मारना शुरू कर देता है, जिसके कारण वो बदनाम हो जाता है, और उसके बाद उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, गिलोटिन कर दिया जाता है, उसको मार दिया जाता है। और फिर फ्रांस में कोई भी इलेक्टेड लीडर ज़्यादा लंबे टाइम तक काम नहीं कर पाया, और थोड़े से ही टाइम में कई सारे इलेक्टेड लीडर चुने गए, और जिसके कारण अव्यवस्था फैल गई फ्रांस में पॉलिटिकली। और फिर क्या होता है, नेपोलियन का टाइम आता है, रूल ऑफ नेपोलियन। नेपोलियन जो है वो फ्रांस का, इसका पूरा नाम था नेपोलियन बोनापार्ट, ये फ्रांस का अपने आप को किंग घोषित कर देता है 1804 में, और 1815 तक ये फ्रांस का राजा रहता है। अब इसके बाद क्या होता है कि नेपोलियन जो है डेमोक्रेसी को पॉलिश कर देता है, और अब फिर से मोनार्की एस्टेब्लिश कर देता है, ये अपने आप को राजा घोषित कर देता है। अब जैसे कि मैंने पिछली स्लाइड में आपको बताया कि अव्यवस्था फैल गई थी और कोई भी इलेक्टेड लीडर प्रॉपर फ्रांस को संभाल नहीं पा रहा था, जिसके कारण लोग सोच रहे थे कि अब कोई राजा ही आ जाए तो बेटर है, क्योंकि जो
रिपब्लिकन सिस्टम था वो फ्रांस में अब सक्सेसफुल नहीं हो रहा था मौजूदा हालातों में। तो जब नेपोलियन ने अपने आप को किंग घोषित किया तो लोगों ने उसका विरोध नहीं किया कि चलो कोई ऐसा बंदा जो है देश का लीडर बने, जो देश को संभाल पाए और एक स्ट्रॉन्ग गवर्नमेंट दे पाए। अब नेपोलियन ने क्या किया, कुछ रूल्स बनाए जिसे नेपोलियनिक कोड कहा जाता है। कुछ कानून बनाए और जो इतने पॉजिटिव कानून थे कि पब्लिक ने उसका सपोर्ट किया और लगा कि अब नेपोलियन जो है एक अच्छा राजा देश को मिला है। उसने क्या किया, इक्वालिटी बिफोर द लॉ, उसने सभी नागरिकों को कानून के सामने बराबरी दे दी, चाहे रिच है, पुअर है, मेल है, फीमेल है, सभी कानून के सामने बराबर होंगे और सेम गलती की सेम सज़ा मिलेगी, सेम अच्छे काम का सेम रिवार्ड मिलेगा। फिर राइट टू प्रॉपर्टी दिया लोगों को और अबोलिशन ऑफ फ्यूडल सिस्टम दे दिया। इसका मतलब क्या है कि जमींदारी व्यवस्था, फ्यूडल सिस्टम होता है जमींदारी व्यवस्था, उसको ख़त्म करके जो लोग जमींदारों की ज़मीन पे एज ए रेंट टेनेंट काम करते थे उनको उस ज़मीन का मालिक बना दिया। अब आप किसी दूसरे की ज़मीन पे काम कर रहे हो और आपको उसका मालिक बना दे सरकार, तो आप उसका फेवर ही करोगे, उसको अच्छा मानोगे। तो इस तरह से राइट टू प्रॉपर्टी दे दी गई, तो लोगों ने नेपोलियन का पूरी ज़ोर शोर से सपोर्ट करना शुरू कर दिया। उसके बाद नेपोलियन के टाइम में जो इक्वल मेजरमेंट के जो साधन थे, नाप तोल के साधन, उसको उन्होंने सुधारा, जिसके कारण ट्रेड, ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन में फ्रांस ने उसके टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट की, जिसके बाद तो नेपोलियन को लगा कि बहुत ही अच्छा राजा बन गया है। अब फिर क्या होता है कि नेपोलियन के टाइम में नेपोलियन अपनी आर्मीज़ को ऑर्डर देता है कि वो पड़ोसी देशों पर अटैक करें और फ्रांस एक महान देश बने दुनिया का जो पूरी दुनिया पे कंट्रोल करे, क्योंकि ये वो टाइम था जब फ्रांस, पुर्तगाल या जो ब्रिटेन थे वो दूसरे देशों पे अटैक करके उनको अपना गुलाम बना रहे थे। जैसे कि 1815 के आसपास भारत जो था ब्रिटेन का गुलाम था और फ्रांस की जो आर्मीज़ थी वो इंडिया भी आई थी इंडिया को कंट्रोल करने के लिए। तो नेपोलियन ने सबसे पहले क्या किया कि पूरे यूरोप के पावरफुल कंट्रीज़ ने पूरी वर्ल्ड को अपना गुलाम बनाया हुआ है। अगर हम उन पावरफुल कंट्रीज़ पर अटैक करके उनको गुलाम बना लें तो पूरी धरती फ्रांस के पास आ जाएगी। कि जैसे कि अगर फ्रांस ब्रिटेन पे कंट्रोल कर लेता है तो ऑटोमेटिक उसका इंडिया पे भी कंट्रोल हो जाता है। तो फ्रांस की आर्मीज़ को पूरे फॉरेन लैंड का मतलब है यूरोप के ही अंदर पड़ोसी देशों पर अटैक करने उन्होंने शुरू कर दिया और कई एरियाज़ को जीत भी लिया। फिर उन्होंने पब्लिक पर टैक्स बढ़ा दिए और क्योंकि लड़ाई में पैसों की बहुत नीड होती है तो वो टैक्स से आएंगे पैसे, तो आम जनता पे टैक्स बढ़ा दिए और ज़बरदस्ती लोगों को आर्मी में भर्ती करना शुरू कर दिया, जो एक नेगेटिव इफ़ेक्ट आया जिसका नेपोलियनिक रूल से, और पब्लिक में नेपोलियन की साख घटने लगी। अब नेपोलियन ने क्या किया कि जब यूरोप के दूसरे देशों पर अटैक किया तो यूरोप के सभी देशों ने मिलकर नेपोलियन को लड़ाई में हरा दिया, वाटरलू की जगह पर उसको मार दिया और फिर फ्रांस पे कंट्रोल हो गया यूरोप के दूसरे देशों का और उन्होंने फिर से बार्बरन डायनेस्टी के एक राजा को फ्रांस का राजा बना दिया नेपोलियन के बाद। तो इस तरह से फ्रेंच रेवोल्यूशन का ये सारा इतिहास है। लेकिन इसके बाद जो फ्रीडम, इक्वालिटी और फ्रैटर्निटी के जो आइडियाज़ थे वो पूरी दुनिया में, यूरोप में और पूरी दुनिया में फैले और नेशनलिज्म का प्रसार यूरोप में होने लगा। फ्रांस के जो सारा घटनाक्रम था उसके एट द एंड निकल के आया कि नेशनलिज्म के कारण ही एक कंट्री स्ट्रॉन्ग बन सकती है। तो पूरे यूरोप में नेशनलिज्म की जो फीलिंग्स थी उनका प्रसार हुआ और इसी को हम अगली वीडियोज़ में देखेंगे। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अगर आपको कहीं पर कोई डाउट है तो आप आस्क डाउट में जाके पूछ सकते हैं और इस वीडियो को आप फिर से प्ले करके भी देख सकते हैं। तो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू, हैप्पी लर्निंग।